दोस्तों, एक कहावत एकदम सच है कि इंसान की ज़रूरत ही उसका एक शौक़ का कारण भी बन जाता है और उसी शौक़ के कारण उसका जो होता है अपने पर विश्वास भी नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से खुद अपने ही दरिया में फंस जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि जिस वजह से एक महिला अपने घर के दहलीज को इस तरह पार कर लेती है कि वह दहलीज को पार करते करते और दहलीज भी पार कर जाती है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से भी हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब लोगों के सामने उस व्यक्ति के बारे में तह तक सच्चाई निकाल के लाती है तो इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है कि आखिर इस व्यक्ति के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने से पहले आप एक बार जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आज का जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। और आज की जो घटना है, यह घटना सुनाने से पहले भी मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार जाकर आप इस वीडियो को सुनने से पहले अपने प्यारे हाथों से लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बार चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी मध्य दिल्ली की, और उसी में एक दरियागंज इलाका पड़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ 13 सितंबर 2018 का। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, तो उसी व्यक्ति थाना प्रभारी होते हैं मंगेश गोडाम मौके पर अपने ही ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी उन्हीं के पास जो होता है एक ड्यूटी अफसर होते हैं। वह इंस्टाग्राम के जरिए उनको सूचना देते हैं कि साहब, इस समय जो गीता कॉलोनी है और फ्लाईओवर है ना, उसी के ठीक नीचे एक गंदा नाला बहता है और उसी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। लेकिन यह बात जैसे ही मंगेश अब गोडाम सुनने के बाद इस चीज़ की सूचना अपने से बड़े अधिकारी और साथ में थाना प्रभारी को भी दे देते हैं। देने के बाद तुरंत अपनी टीम को लेते हैं मंगेश गोडाम। उसी समय अब गीता कॉलोनी के ही नीचे उसी फ्लाईओवर के नाले के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि वहां पर पहले से जमावड़ा लग चुका होता है। उस जमावड़े को हटाते हैं। हटाने के बाद पता चलता है कि सही में उस नाले के करीब एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से सर और पूरी तरह से सब पूरा हिस्सा एकदम बिगड़ा हुआ होता है और खून से लथपथ होता है। पैंट शर्ट में होता है और साथ में उसकी उम्र देखने में यही लग रहा था कि लगभग 22 से 25 साल के आसपास ही होगा। और पुलिस वहाँ खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उसी समय उस डेड बॉडी का शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता। पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ उसी समय फोरेंसिक टीम का इंतज़ार भी करती है। फोरेंसिक टीम आती है, अपने हिसाब से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लेकिन वहीं पर जो सिपाही होते हैं, सिपाही उसी समय उस डेड बॉडी वाले व्यक्ति का अब जेब की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी जेब में एक आधार कार्ड भी मिलता है और एक पर्चीनुमा कागज़ भी मिलता है। लेकिन आधार कार्ड में उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है राजेश कुमार यादव, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होता है। असल में वह उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है हतारा ज़िला, और उसी में अक्सौली गांव लिखा होता है। लेकिन पुलिस जब अब उस समय उस राजेश के बॉडी को अच्छे से जांच पड़ताल करती है, तो नीचे वाले जो हिस्सा होता है उसी पीछे एक और जेब होता है, उसी में एक मोबाइल होता है और पुलिस उसको कब्जे में लेती है और उसी मोबाइल के थ्रू जांच पड़ताल शुरू कर देती है। करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वहाँ अब उससे में जितने भी मौके पर सबूत मिले होते हैं, सभी सबूत को पुलिस जो होती है उसी समय अपने कब्जे में लेती है। अब लेने के बाद पुलिस की टीम अच्छे से बॉडी को पंचनामा कर लेती है और पंचनामा करने के बाद मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज होता है, अब उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। और पुलिस की टीम जो होती है अब उसी समय एक टीम गठित करने के बाद अपने थाने लौटाती है। और उसी समय उसी टीम के सही जो होता है राजेश जिस इलाके का रहने वाला होता है, असल में वह इलाका लगता है सिकंदरा राव कस्बे में। और इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस समय अब सिकंदरा राव के पुलिस थाने से टीम से कॉन्टैक्ट करती है। उन्हीं के द्वारा उसी समय राजेश के जो अपने पिता होते हैं रामचरण को भी उसी समय पुलिस की टीम अब उन्हीं के ही थाने की सूचना पर उसी समय इधर राजेश के जो पिता होते हैं रामचरण को भी सूचना भेजवा दिया जाता है। और उसी समय उनको हिदायत दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द अब दरियागंज पुलिस थाने में आ जाइए। अब जैसे यह खबर उधर अब रामचरण पाते हैं, रामचरण तुरंत ही अपने छोटे बेटे इधर जो होता है विजय यादव को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद उसी समय अब जो होता है अपने साधन के तहत
दरियागंज थाने पहुंचते हैं। लेकिन जब दरियागंज थाने पहुंचते हैं तो पुलिस की जो टीम होती है उसी समय आधार कार्ड को उनके सामने रख देते हैं। लेकिन जैसे ही रामचरण उस आधार कार्ड को देखते देखते ही तुरंत ही पहचान लेते कि साहब या तो हमारे अपने बड़े बेटे राजेश यादव का ही आधार कार्ड है, एक बार आप हमें इसका डेड बॉडी दिखाइए। यह बात जैसे ही वहाँ थाना प्रभारी अब जो होते हैं मंगेश घोड़ाम सुनते हैं, सुनने के बाद तुरंत ही उसी समय अब इधर जो होता है विजय और साथ में रामचरण को अपने साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद उसी समय पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाते हैं और जैसे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते देखते हैं कि वहां पर डेड बॉडी पड़ा हुआ है। लेकिन डेड बॉडी को जैसे ही रामचरण और विजय देखते तुरंत उनके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। वहीं पर दहाड़ी मार कर चिल्ला पड़ते हैं और वहीं पर कहने लग जाते कि साहब या तो हमारा अपना ही बड़ा बेटा है राजेश कुमार यादव। पुलिस की टीम जैसी यह बात इधर रामचरण से सुनने के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि सही में राजेश कुमार यादव है। पुलिस की टीम वहां पर कुछ रामचरण यादव से पूछताछ करने के बाद तुरंत ही उसी समय पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस की टीम इधर जो होती है उसी समय अब देह संस्कार करने के लिए रामचरण और विजय को उसी समय राकेश के बॉडी को सौंप देती है। पुलिस की टीम जो होती है अब उसी समय थाने की ही तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। करने के बाद पुलिस की टीम अपने थाने लौट आती है और इस केस के सिलसिले में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जांच पड़ताल करने के लिए शाम के टाइम हो दूसरी टीम जो होती है अब उसी समय इधर राकेश के घर पहुंच जाती है। लेकिन जब घर पहुंच जाती है तो उधर जो होता पुलिस की टीम वहीं घर पर मौके पर राजेश के जो अपने पिता होते हैं रामचरण को पुलिस वहीं पाती है। वहीं पाने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। जब करने लग जाती है तो पता चलता है कि असल में राजेश जो होता है राजेश कुछ साल पहले जो था अपने परिवार पर गुजर बसर करने के लिए मौके पर दिल्ली चला गया होता और वहाँ कमा रहा होता। लेकिन पुलिस जब इधर पूछताछ शुरू करती है, पूछताछ में पता चल जाता है कि राजेश जो होता है अभी तक कुंवारा होता है। अपने परिवार का खर्चा बर्चा और मेहनत मजदूरी कर चलाने के लिए जो होता है अपनी ज़िंदगी को कुंवारा बिताने के लिए फैसला भी ले लेता है। और वहाँ रामचरण से पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर अपने थाने लौटाती है। लेकिन उस समय इधर राजेश जो होता है ठीक दिल्ली में ही जो उत्तम नगर पड़ता है अब उसी में हस्तसाल एक गांव पड़ता है। उसी गांव में मौके पर जाकर इधर अब राजेश रह रहा होता है। और जब रह रहा होता है तो उसी बीच वहां पुलिस की जो टीम होती है पहुंचती है और पहुंचती है पता लगता है कमरे पर मौके पर ताला लटका हुआ है। पुलिस की टीम वापस थाने लौट आती है। आने के बाद पुलिस की टीम इधर जो होता है दोबारा अब रामचरण के पास जाती है। वहाँ दोबारा पूछताछ किया जाता है। कहने लग जाते कि साहब हमारा बेटा वहाँ तो अकेले रहता था, आखिर वहाँ उसके अलावा अब कौन बचा होगा। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी समय इधर रामचरण और साथ में विजय कुमार से पूछताछ करने के बाद उनके मन में कुछ शंकाएँ और उजागर हो जाती। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है अब उसी समय एक टीम सहित दिल्ली उत्तम नगर का हस्तसाल गांव दोबारा पहुंचती है। लेकिन जब पहुंचती है तो वहां पर जो आस पड़ोसी के लोग होते हैं पुलिस की टीम अब उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है तो उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि असल में यह जो राकेश होता है राकेश की तो अपनी एक पत्नी होती है जो इसी के ही कमरे में इसी के साथ रह रही होती है। लेकिन वह राकेश का किसी से बोलना चालना नहीं होता, सिर्फ अपने काम से मतलब ही रखता था। लेकिन पुलिस को जैसे इतना पता लगता है कि असल में राकेश जो होता है यह शादीशुदा था तो आखिर इसके घर वालों ने हमें बताया क्यों नहीं। अब पुलिस की टीम उसी वक्त शंकावश अपनी टीम लेकर दोबारा अब राकेश के घर पहुंच जाती है। लेकिन जब पहुंचती है तो वहां उसी समय रामचरण और साथ में विजय से दोबारा पूछताछ किया जाता। लेकिन जब उधर रामचरण से पूछताछ किया जाता रामचरण जो होता पुलिस को सामने से एक बात रख देते, कहने लग जाते कि साहब हमने अपने बेटे विजय कुमार और साथ में अपनी एक बहू है अनीता के ही दबाव में आकर हमने आपके सामने आज झूठ बोला। और पुलिस जैसी यह बात रामचरण से सुनती है, सुनने के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे सामने इधर अनीता और साथ में विजय कुमार यादव पूरी सच्चाई और झूठ के तहरीर पर छिपा भी रहे हैं। और पुलिस की टीम उसी समय बिना देर किए विजय कुमार यादव अनीता को अपने साथ लेती है। लेने के बाद थाने ले आती है और उसी थाने में पुलिस की टीम अपने तरीके या पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू कर देती है। जब करने लग जाती है बिना देर किए इधर अनीता और साथ में विजय कुमार यादव पुलिस के सामने अपनी बात बताते हुए इधर जो था विजय अपने बड़े भाई अब राकेश की हत्या का जो जुल्म कबूल करता है। इससे सुनने के बाद इधर जो था उसी के सामने अपनी जो पत्नी होती है अनीता जो होती है अपने ही देवर के सामने जब अपने पति की हत्या का जुल्म कबूल करती है तो इससे सुनने के बाद लोगों का तो पहले अपनों से
विश्वास भी उजड़ सा जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई और जो कहानी बयां करती है, इससे सुनने के बाद लोगों को तो आज के बाद हर रिश्ते पर विश्वास करना भी दुश्वार सा हो जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है हथारस ज़िला। इसी का सिकंदराराव कस्बा लगता है और उसी कस्बे में ही अकसौली गांव लगता है। उसी गांव के ही अब रहने वाले होते हैं रामचरण जो होते हैं, उनके मौके पर 2 बेटे होते हैं और उनकी अपनी पत्नी भी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह होता है राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव, और जो सबसे छोटा बेटा होता है वह विजय कुमार यादव होता है। लेकिन राकेश उर्फ राजेश कुमार जो होता है उस समय अपने घर में रहकर अपने माता पिता के साथ बेहतर तरीके ढंग से मेहनत मजदूरी भी करता था। लेकिन रामचरण के पड़ोसी जितने भी होते हैं मौके पर, वह ज़्यादा से ज़्यादा बाहर यानी कि बेशक मजदूरी बनकर रहा करते थे, लेकिन उनके पड़ोसी ज़्यादा से ज़्यादा तो उस समय पंजाब में ही रहा करते थे और वहाँ पर ईंट भट्टा होता है, उसी पे जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन पूरे साल मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन जब वहाँ पर मौके पर काम बंद हो जाता तो उसी समय अपने घर चले आते हैं। लेकिन आने के बाद भी कहीं ना कहीं जाकर ईंट भट्टे के काम को और देख लेते हैं और काम ज़रूर किया करते थे। और उस समय रामचरण के आस पड़ोसियों में काफ़ी हलचल से मची होती है, क्योंकि काम करने के लिए काफ़ी लोगों को लालसा भी होती है। अब इसी लालसे में इधर जो था रामचरण अपने दोनों बच्चों को भी पालना पोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर विजय कुमार यादव जो होता है काफ़ी रंगीला भी होता है। लेकिन उसका जो अपना बड़ा भाई होता है राजेश कुमार यादव, वह एक किस्म का बड़ा सीधा ही होता है। लोग उसको काफ़ी प्यारे नामों से भी बुलाता करते थे। लेकिन इधर समय बड़े तेज़ी से भागता है। लेकिन उस समय जब इधर राजेश कुमार यादव का उम्र मौके पर 23 साल होता है, तो उस समय इधर अब विजय कुमार यादव की उम्र सिर्फ 18 साल होता है। लेकिन विजय कुमार एक रंगीलापन की वजह से उसके इर्द गिर्द होता है काफ़ी लोगों का भी जमावड़ा होता है। लेकिन उसी जमावड़े में उसके करीब एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है रमा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। लेकिन वह पड़ोस की गांव की भी होती है। होने की वजह से इधर विजय कुमार यादव का जो होता है उस रमा नाम की लड़की से मिलना जुलना बराबर रहता है। लेकिन एक दिन इधर जो होता विजय अपनी ज़िंदगी में ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से जाकर उस लड़की के साथ शादी कर लेता है और उस रमा को अपने घर लाता है। लाने के बाद बड़ी खुशी में ज़िंदगी अपने परिवार सहित अब इधर बिताना शुरू कर देता है। लेकिन जब बिताने लगता है तो धीरे धीरे वक्त जो होता है इस तरह इनका पलट जाता है कि उसी बीच अब जो होता है विजय कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मौके पर शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। और जब सेवन करने लग जाता है तो विजय का जो परिवार होता है मौके पर लड़खड़ाना भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब घर आता तो रमा जो होती है उसी को लेकर झगड़े तगाड़ कर देती। लेकिन यह सिलसिला अब बेधड़क का चलने लग जाता। लेकिन इसी बीच विजय कुमार के यादव के टोटल 2 बेटियां भी हो जाती हैं। लेकिन दोनों बेटियों को दरकिनार करते हुए विजय कुमार यादव जो होता है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जाकर शाम को जरूर सारू का पैक लगाता और घर आता। आने के बाद जो होता है बेतुड़ा कहता और अपनी पत्नी इधर रमा से झड़ बैठता, जिसकी वजह से आए दिन अब रमा और साथ में इधर विजय के बीच झगड़े तगाड़ हो जाते हैं। और रमा अपने दोनों बच्चों का वास्ता देकर विजय को काफ़ी तसल्ली देती। लेकिन विजय जो होता है अपने बात पे अड़ा रहता है, जिसकी वजह से हर दिन झगड़े तगड़ा होते हैं। और जब झगड़े तगड़ा होते हैं तो ठीक 1.5 साल पहले जो होता है विजय की जो अपनी पत्नी होती है रमा, तो उसी समय दोनों बच्चियों को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन विजय कुमार यादव जो होता रहकर अपने घर में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब परेशान हो जाता है तो अपनी पत्नी को मनाने के लिए खुद अपने ससुराल जाता है। लेकिन ससुराल में विजय कुमार को काफ़ी डांट डपाट लगाया जाता है। डांट डपाने के बावजूद भी इधर ज्योति रमा वापस अपने मायके लौट के नहीं आती। लेकिन जब विजय कुमार आता है तो अपने दोनों बच्चियों को उसी समय अपने पिता रामचरण के भरोसे छोड़ देता है और दोनों बच्चों को जो जिम्मेदारी होती है वह आकर रामचरण के कंधों पर टेक जाती है। लेकिन इधर विजय कुमार यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ रहकर अपनी शौक़ यानी कि वही शराब का शौक़ पूरा करना शुरू कर देता। वक्त तो बीतने लग जाता, तभी मात्र जो होता है घटना से 1 साल पहले जो होता अब इधर राजेश उर्फ राकेश कुमार यादव मौके पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पंजाब के ही फरीदकोट चलाता है। फरीदकोट आने के बाद मौके पर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ एक कमरा लेता है और उसी कमरे में रहना शुरू कर देता है। लेकिन अपने जिम्मेदारी खुद उठा लेता है और इसी की वजह से वह जाकर मौके पर जहाँ पर
उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं भट्टे पर मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, वहीं पर जाकर अब राजेश उर्फ राकेश भी करना शुरू कर देता। और जब करने लग जाता है तो उसकी वजह से इधर जो था उसके पास काफ़ी ज़्यादा आमदनी आने लगती है, परिवार काफ़ी बेहतर तरीके से ढंग से चलने लग जाता। लेकिन तभी उसी बीच उसी इलाके में मौके पर एक मॉल होता, उसी मॉल में इधर जो था राकेश उर्फ राजेश शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था। तभी उसकी मुलाकात जो था उसी के सामने खड़ी हुई एक खूबसूरत औरत से हो जाती है। वह औरत कोई और नहीं होती है, वह औरत खुद अनीता होती है, जो मात्र जो होता है इधर राजेश उर्फ राकेश से 2 साल छोटी ही होती है। लेकिन इधर राकेश की नज़र जैसे ही खूबसूरत अब अनीता पर पहुंचता है, पता लगता है अनीता जो होती है खुद एक शादीशुदा भी है, उसका एक अपना पति है। लेकिन वह पति जो था अनीता के साथ काफ़ी बेसलूकी से पेश आता, क्योंकि वह एक शराबी होता, जिसकी वजह से अनीता अपने पति से लेकर काफ़ी बार झगड़े तकरार कर चुकी होती है। लेकिन काफ़ी बार अनीता अपने पति से पिट चुकी होती है और इसकी वजह से इधर अनीता को जो पति होता खुद उसको छोड़कर अपने ही पैतृक गांव चला जाता, जिसकी वजह से अनीता होती खुद वहां कमरे किराए लेकर अकेली रहा करती थी और जाकर वहीं कंपनी होता उसी में जॉब किया करती थी। अनीता का ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा था। लेकिन इसी पर जब 1 साल पहले उसी मॉल में जाकर इधर मुलाकात राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव से होता है, तो जाकर दोनों का उसी समय एक साथ मुलाकातें हो जाती हैं। लेकिन मुलाकात जब होती दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है और दोस्ती जो होता है मोबाइल में बदल जाता है। मोबाइल के थ्रू इधर राकेश और साथ में अनीता बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब करने लग जाते हैं तो इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल जाते हैं। प्रेम प्रसंग होने की वजह से इधर राकेश भी मौका पा जाता, पाने के बाद अनीता के बुलाए हुए कमरे पहुंच जाता और जाकर उसके बेडरूम जो होता खुद का उसी में संबंध बना देता। और संबंध का जब सिलसिला चलने लगता है तो अनीता भी समझ लेती है कि हमें अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा मिल गया। और उसी समय राकेश से एक बड़ी मिन्नतें करती है। मिन्नतें करने के बाद राकेश जो था उसी समय अनीता से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। होने के बाद जो था अनीता से और उसी समय जाकर शादी कर लेता। करने के बाद अपनी ज़िंदगी जो था खुद अनीता के कमरे में रहकर गुजारना शुरू कर देता है। इधर अनीता और साथ में राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव का ज़िंदगी बेहतर तरीके ढंग से बीतना शुरू हो जाता कि अनीता देखने में इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ पर जहाँ पर भी रहती थी उसके काफ़ी लोग उसका मान सम्मान भी करते थे। इधर अनीता अपने पति की मजबूरी को समझकर खुद जो होता है उसी ईंट भट्टे पर जाकर खुद वह मजदूरी करना शुरू कर देते, अपने पति के कामों में हाथ बटाने लगती, जिसकी वजह से राकेश उर्फ राजेश के हाथों में अब काफ़ी ज़्यादा पैसे आने लगते। पैसे की वजह से घर परिवार काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चलने लगता है। अब राजेश अपनी पत्नी अनीता को काफ़ी मान सम्मान भी देता, काफ़ी इज्जत भी देता, जिसकी वजह से अनीता काफ़ी ज़्यादा खुश रहती। लेकिन रात का टाइम होता है तो उस समय अनीता जो थी वो राजेश के ऊपर इतनी भारी पड़ जाती है, जिसकी वजह से राजेश खुद जाकर कुछ वक्त बाद अनीता से ढीला पड़ जाता। अब अनीता जो होती है इसकी वजह से काफ़ी चिड़चिड़ापन हो जाती है, क्योंकि समय के हिसाब से राजेश का जो शरीर होता है बदलना शुरू हो जाता। लेकिन घटना से मात्र 6 महीने पहले जो राकेश का अपना छोटा भाई होता है विजय कुमार यादव और साथ में उसके जो अपने पिता होते हैं रामचरण और रामचरण की अपनी पत्नी, तीनों मिलकर जो होता है अब उसी समय पंजाब आते हैं। आने के बाद खुद जाकर राकेश और फिर राजेश के कमरे पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब रहने लग जाते हैं तो उसी समय अब विजय कुमार यादव जो होता है मौके से कुछ महीने पहले उसकी जो अपनी पत्नी होती है उसे छोड़कर जब अपने मायके में चली जाती है तो अपने देश सुख से इधर विजय कुमार यादव काफ़ी वंचित सा रह जाता है, काफ़ी खलबलान मची होती है। लेकिन उसी बीच अपनी भाभी जो होती है अनीता के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके सामने उसकी जो भाभी होती हैं अपनी पत्नी के आगे काफ़ी फीकी नहीं दिखती, जिसकी वजह से वह उसी समय अब अपनी भाभी अनीता के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है। लेकिन अनीता जो होती है तो पहले उसको भाव नहीं देती, लेकिन काफ़ी बार जो होता है आगे पीछे जब विजय कुमार में डालना शुरू कर देता है तो उसी समय अनीता भी विजय कुमार यादव की भाव को समझ जाती है और अपनी पति की मजबूरी को समझते हुए उसी समय विजय कुमार यादव को भी अनीता भाव दे देती है। और जब भाव दे देती है इधर सुबह का टाइम जो होता है अब राजेश उर्फ राकेश कुमार यादव अपने काम पे निकल जाता है, लेकिन अनीता जो थी बीमारी का बहाना मारकर अपने कमरे पर बैठ जाती है। लेकिन इधर विजय भी अपने कमरे पर बैठ जाता, जिसकी वजह से दोनों को मौका लग जाता। मौका लगने के बाद एक ही कमरे में जाकर अपने ही बेडरूम में इधर अनीता जो होती है जिससे अपने पहले पति और साथ में अपने दूसरे पति यानी कि राकेश और विजय कुमार के साथ रिश्ता रखी थी, उसी कमरे में जाकर अपने पति का दर्जा देते हुए अब उसी समय जाकर इधर विजय कुमार यादव के साथ संबंध बनाते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है इधर चोरी छुपे अब अनीता साथ में विजय कुमार यादव के बीच चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लग जाता है तो इधर जो थी अनीता अपने पति अब राकेश कुमार यादव को उसी समय दरकिनार करते हुए सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वह उसी समय विजय कुमार यादव पर मारना शुरू कर देती है, क्योंकि वह दोनों पति में वह सुख नहीं होता जो सुख अब नए आशिक यानी कि नए देवर अब विजय कुमार यादव में होता है। और इसलिए अब विजय कुमार यादव पर काफ़ी ज़्यादा फोकस मारती है। लेकिन समय के साथ इधर जो होता है वक्त बड़े अच्छे से बीत जाता, लेकिन जब बीतने लग जाता है
कुछ ही महीने और बीतते हैं। इसी बीच राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव जो होता है उस समय सोच बैठता है कि आखिर हमारी जो पत्नी होती है वह पहले की तरह क्यों नहीं दिख रही है। उसके बोलचाल, उसके भाषे, उसके चाल चलन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया। अब इसी चिंता को लेकर अब उस समय डूबा रहता है। तभी वह सोच लेता है इस चिंता के डूबने का हमें कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। और उसी बीच जैसे भट्टे पर काम के लिए निकलता है तो रास्ते में रुक जाता है। रुकने के कुछ ही घंटे बाद वापस आता, देखता है कि जो कमरा होता है उसी कमरे में उसकी जो अपनी पत्नी होती है अनीता और साथ में विजय कुमार दोनों एक ही अर्धनग्न अवस्था में पड़े होते हैं। यह हसरत देखकर उसी समय राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव दंग सा रह जाता। दंग सा रहने के बाद अपनी पत्नी इधर अनीता और साथ में अपने छोटे भाई विजय कुमार यादव का बेरहमी से पिटाई करता है। लेकिन पिटाई करने के बाद जो था उसी समय फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद अनीता को अपने साथ लेता है और लेने के बाद तुरंत ही दिल्ली आता। और दिल्ली आने के बाद उत्तम नगर के हस्तसाल गांव में आकर एक कमरा लेता है। उसी कमरे में इधर अनीता को रखना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पर उसके काफ़ी जाने पहचाने लोग भी होते हैं और इसीलिए वहां पर उसका अच्छे से जो होता है बोलचाल की भाषा जो होती है बदल से जाती है। वहाँ अपनी पत्नी को लेकर इधर रहना शुरू कर देता है। अब राजेश उर्फ राकेश कुमार यह समझ बैठता है कि हम यहाँ तो आ गए, अब हमारे भाई से चलो अब पीछा भी छूटा, क्योंकि उस समय जो होता है अपने भाई से इधर राकेश का बोलचाल भी बंद हो जाता है। ना कभी फ़ोन मिलाता, ना उससे कभी बात करता। लेकिन कुछ ही महीने बीतते हैं और जब कुछ ही महीने बीतते इधर विजय कुमार यादव जो होता है पंजाब में रहकर अपने आप को काफ़ी असहाय महसूस करता। लेकिन उसी समय अपनी भाभी यानी कि अपनी प्रेमिका जो होती है अनीता की याद सताना शुरू कर देता है। तो सताने की वजह से उसी समय फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद तुरंत ही लग जाता है कि आखिर हमारी इस समय भाभी अनीता है कहाँ। और जब जांच पड़ताल करता काफ़ी मेहनत करता है तभी उसी के गांव के कुछ अपने दोस्त होते उन्हीं के द्वारा पता चले राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव मौके पर उत्तम नगर में ही रह रहा है। और जैसे यह पता पाता तुरंत ही वहाँ उसी समय पहुँच जाता है, लेकिन कमरे के इर्द गिर्द मंडराता है। लेकिन अपने भाई को जैसे ही देखता तो उसी समय पीछे हट जाता है और देखता वहाँ तक मौके पर काम पर चला गया और तुरंत ही जाता कमरे में घुसता। लेकिन जैसे ही अपने सामने अनीता अब विजय कुमार यादव को पाती तो एकदम खुशीमय हो जाती। होने के बाद बिना देर के दोनों एक ही कमरे में मिलकर संबंध बना देते हैं। लेकिन वह कहने लगती है कि अभी तो राकेश भी आ सकता है। तो उसी समय विजय जो होता है तुरंत मिलने का वास्ता देकर वहां से निकल जाता है। लेकिन दूसरे दिन फिर आता है। आने के बाद हर दिन सिलसिला विजय कुमार जो होता है अपनी भाभी यानी कि अनीता के साथ शुरू हो जाता है। और ऐसे चलते चलते कुछ महीने और बीतते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है इसकी जो खबर होती है आस पड़ोसी को लग जाती है। लेकिन आस पड़ोसी को जब लगती है तो इसकी खबर जाकर इधर राकेश उर्फ राजेश कुमार के कान में पहुंचता है कि आखिर जैसे तुम यहाँ से निकलते हो तुम्हारे घर किसी और का आना जाना होता है। लेकिन जब उन लोगों से पता करता हुलिया और चेहरा तो उसको पता चल जाता है कि वह हमारा बस करो छोटा भाई ही विजय कुमार यादव होगा। तुरंत ही उसी समय अपनी पत्नी के ऊपर भड़क जाता। भड़कने के बाद तुरंत ही अपने कमरे पर आता और अपनी पत्नी से पूछना शुरू कर देता। लेकिन उसके चेहरे को देख कर वह तुरंत ही भाप जाता कि ज़रूर यहाँ विजय कुमार आता ही होगा। उसी समय अपने छोटे भाई और साथ में अपनी जो पत्नी होती है अनीता को दोनों को एक साथ पकड़ने के लिए लग जाता है। चोरी छुपे लगा रहता है। लेकिन तभी उसकी कोशिश से एक दिन रंग लाती है। लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो एक पड़ोसी की है वहाँ मौके पर राकेश कुमार छुप जाता है, वहीं से नज़ारा रखता है। लेकिन जैसे ही पता चलता कि इस समय हमारा छोटा भाई विजय आया है घर में घुसा है, जाकर दोनों को ही एक साथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद पहले तो वहीं अपनी पत्नी का पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद अपने भाई का भी पिटाई कर देता है। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद इधर विजय कुमार तो चला जाता। लेकिन जब जाता तो उसको राहत नहीं होता। लेकिन दोबारा मिलने के लिए प्लान बनाता है। अपने प्लान के तहत जो होता है मार्केट जाता, नया मोबाइल लेता और लाकर अनीता को पकड़ा देता। उसी मोबाइल के थ्रू अनीता का चोरी छुपे अब जो होता है विजय कुमार यादव से बात शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बात शुरू होने के बाद दोबारा जो होता है इनका रिश्ता फिर शुरू हो जाता है। फिर दोबारा पता चलता है। पता चलने के बाद राकेश जो होता है इन दोनों को फिर पकड़ता, फिर पिटाई कर देता। लेकिन जब पिटाई करता है तो अब बार जो होता है राकेश अब इधर अनीता का पिटाई करना का पेशा बना लेता है, जिसकी वजह से इधर अनीता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जब परेशान हो जाती है तो इसी बीच की जो शिकायत होता है अब जाकर अपने ही देवर विजय कुमार यादव से कर देती है। लेकिन विजय कुमार यादव से वह कह बैठती है कि अब तुम्हें हमारी ज़िंदगी का आखिरी निर्णय लेने का समय आ गया, क्योंकि हमारा पति हमारे ऊपर खुद बोझ बन के टूट पड़ा। क्योंकि आज तो वह नौकरी छोड़कर हमारे साथ बैठ गया और पहरा देना शुरू कर देती है और हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि हमें उसके चंगों से निकलना अब भारी पड़ गया। और इसीलिए तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा। हमें भी कैसे ना तैसे कर हमेशा के लिए जो रास्ते में रोड़ा बन रहा है राकेश उर्फ राजेश कुमार को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब जैसी आप बात सुनने के बाद उसी समय जो होता है इधर अनीता और साथ में विजय कुमार यादव एक प्लान बना। उसी प्लान के तहत हम अब 9 सितंबर 2018 का ही अब जैसे ही सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो होता है किसी बात को लेकर
इधर राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव और साथ में अनीता के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इधर अपनी पत्नी को उसी समय छोड़ छाड़ कर मौके पर गाँव जाने के लिए राकेश फैसला लेता और झोला बस्ता लेकर निकल जाता। लेकिन जैसे निकलता तो उसी समय अनीता ज्योति फ़ोन करके विजय कुमार को सूचना भिजवा देती है और विजय कुमार तुरंत ही उसी समय बिना देर के अनीता के पास पहुँचता कहने लग जाता है कि ठीक है, अब तो बहुत अच्छा समय आ गया है, हम दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम देंगे। और उसी समय अब विजय कुमार अनीता को एक अच्छा सा राय मशवरा देता, कहने लग जाता है कि तुम अपने पति को रोको और उसके पास चलो, तब हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। यह बात जैसे सुनने के बाद उसी समय अनीता अपने उसी नए मोबाइल से अपने पति के पास फ़ोन मिलाती है, उनसे कहने लग जाती कि तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुको, हम भी तुम्हारे साथ गाँव चलेंगे। क्योंकि उस समय जो होता है इधर राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव मौके पर आनंद विहार के ही रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही पता पाता तो वहीं पर जाकर एक चौधरा होता है, वहीं बैठ जाता और अपनी पत्नी का इंतजार करना शुरू कर देता। लेकिन उसी बीच एक साथ विजय कुमार यादव और साथ में अनीता एक साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन अनीता जैसे कमरे से निकलती है तो अपना जो मोबाइल होता है वहीं मौके पर स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वहाँ पर अनीता पहुँच जाती है, काफ़ी तलाशी करती है, लेकिन जब तलाशी करती है अकेले ही, तलाशी करते करते कुछ घंटे लग जाते हैं, लेकिन पता चलता कि यहाँ पर मौके पर यह हमारा पति बैठा हुआ। वहीं पर पहुँच जाती, उसका हाथ पकड़ लिया और तुरंत ही माफ़ी मांगने लग जाती है। काफ़ी समझाती बुझाती है कि चलो कमरे पर चलना है, तो हमारे गांव जाकर काफ़ी बदनामी होगी। और राजेश उर्फ राकेश कुमार यादव समझ जाता है, तुरंत ही अपनी पत्नी के साथ चलने के लिए फैसला लेता। इधर अनीता अपने प्लान के मुताबिक अब राकेश को अपने साथ लेने के बाद तुरंत ही वहाँ से एक ऑटो लेती है। ऑटो लेने के बाद उसी ऑटो में बैठकर निकल पड़ती है, लेकिन उसी के पीछे जो होता है तो विजय कुमार भी बैठ जाता है और पीछे लग जाता है। लेकिन इसे अनीता उसी ऑटो में बैठकर अब रातीबन बस अड्डा पहुँचती है, तो उसी वक्त जो होता है पीछे जो होता है मौके पर आकर अब विजय कुमार यादव खड़ा हो जाता है, उसी जाकर पीछे वाले सीट पर बैठ जाता है। लेकिन ऑटो लेकर ऑटो ड्राइवर चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जब चलाने लग जाता है तो उसी बीच विजय कुमार यादव जो होता है अनीता को इशारा कर दिया था कि अनीता जैसे ही इशारा पाती है तो उसी समय अब जो होता है इधर राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव से कह बैठती है कि हमें लद शंका लग रहा है। और इसी वजह से काफ़ी जो होता है अपने आप को इधर राकेश एक विशुद्ध समझने लगता। इसकी वजह से वहीं पर ऑटो रुकवा लेता है। रुकवाने के बाद तुरंत ही अब उसी समय ऑटो वालों को पैसा देता, कहने लग जाता कि तुम चले जाओ, हमें कुछ अर्जेंट काम है, दूसरा ऑटो लेकर हम यहाँ जो होता है कहीं चले जाएँ। यहाँ से ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो लेकर निकल जाता। अनीता और साथ में राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव जो झाड़ी नुमा होता है उसी झाड़ी नुमा के हिस्से में घुसना शुरू कर देते हैं। और जैसे घुसने अंदर जाते हैं तो एक सुनसान रास्ता होता है, लेकिन उसी रास्ते के पीछे विजय कुमार होता है। विजय कुमार काफ़ी तेज़ पैरों से चला जा रहा था, लेकिन जैसे करीब पहुंचता तो उसी समय विजय कुमार यादव अपने जेब से एक रस्सी नुमा निकालता। उसी रस्सी नुमा को निकालने के बाद पीछे से राकेश उर्फ राजेश कुमार यादव के गले में लगा लेता। वही गले में लगाते हुए इधर जो अनीता पकड़ लेती, दोनों मिलकर तेज़ सीखें, जिसकी वजह से वहीं राजेश उर्फ राकेश कुमार यादव हमेशा के लिए मौत नींद में सो जाती। लेकिन पास पड़ा हुआ एक पत्थर होता, उसी पत्थर से जो होता बुरी तरह से पूरा जो होता है जो शरीर का जो हिस्सा होता चेहरा बिगाड़ सा देते हैं। जो समझ जाते कि पहचान में नहीं आएगा तो उसी समय अनीता और साथ में विजय कुमार यादव तुरंत ही अपने पैतृक गांव आ जाते हैं। लेकिन अनीता और विजय कुमार जैसे ही गांव आते हैं तो उसी समय अपने पिता और माता को काफ़ी बुरी तरह से विजय और अनीता धमका देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बातों में आ जाते हैं और उनकी तरफ से गवाही दे बैठते हैं। लेकिन इनका पूरा प्लान होता है पुलिस के सामने धरा का धरा रह जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय थर्रा जाती है। थर्राने के बाद पुलिस की टीम बिना देर किए अब 14 सितंबर 2018 को ही इन दोनों को ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।